SC/ST एक्ट जो है ये 1989 का एक्ट है, ठीक है। ये कब बना था, इफेक्ट में आया था 11 सितंबर 1989 और कमेंस हुआ था ये 30 जनवरी 1990, अगले साल 11 सितंबर 1989, कमेंस हुआ है 30 जनवरी 1990, ठीक है। इसमें मेजरली आज तक 2 अमेंडमेंट हुए हैं, 2015 और 2018। 2018 में एक अमेंडमेंट हुआ है और बाकी जितने भी अमेंडमेंट हुए हैं वो 2015 के हैं, ठीक है। तो 2015 का जो अमेंडमेंट है वो कब से लागू हुआ था, 2016 से, 26 जनवरी 2016, 26 जनवरी 2016 से लागू हुआ था। और जो 2018 का अमेंडमेंट था वो 2018 से ही लागू हुआ, 20 अगस्त 2018 से, ठीक है, 20 अगस्त 2018 से। तो मेन एक्ट जो है वो 1989 का है, 11 सितंबर 1989, कमेंस हुआ है 30 जनवरी 1990, ठीक है। 2015 का अमेंडमेंट जो है वो 26 जनवरी 2016 से है, ठीक है। और जो 2018 का अमेंडमेंट है वो कब से, 20 अगस्त 2018 से लागू हुआ है, ठीक है। अब ये जो एक्ट है SC/ST एक्ट, ये एक्ट नंबर 33 ऑफ 1989 है। इसमें टोटल जो है वो 23 सेक्शन है, एक शेड्यूल है और सेक्शन और चैप्टर जो है वो 4A तक है। 33 ऑफ 1989, सेक्शन 23, शेड्यूल 1, चैप्टर 4A, ठीक है। अब ये जो पूरा एक्ट है ये एक डॉक्ट्रिन के ऊपर बेस्ड है, जिस डॉक्ट्रिन का नाम है प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन। SC/ST लोगों के साथ में बहुत डिस्क्रिमिनेशन होता था, इसी कारण एक डॉक्ट्रिन आया है प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन, उस डॉक्ट्रिन के ऊपर बेस्ड है ये एक्ट, ठीक है। अब SC और ST की जो डेफिनेशन है ये कॉन्स्टिट्यूशन से ली है, सेक्शन आर्टिकल 366, 24 SC की डेफिनेशन, 25 ST की डेफिनेशन, ठीक है। अब अभी हम आगे चल कर के पढ़ेंगे कि IPC के कौन कौन से प्रोविज़न इस पर अप्लाई होते हैं और कौन कौन से प्रोविज़न अप्लाई नहीं होते हैं, ठीक है। इसमें जब भी अरेस्ट से रिलेटेड या या फिर इस एक्ट के मिसयूज से रिलेटेड, ठीक है, अरेस्ट से रिलेटेड या मिसयूज से रिलेटेड यदि कोई बात आती है तो इसकी जो पूरी गाइडलाइन है वो डॉक्टर सुभाष काशीनाथ महाजन वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के केस में बताई गई है, ठीक। अब इसके आगे हम मेन एक्ट पढ़ना शुरू करते हैं। सेक्शन नंबर 1 में तो वही है कि ये कहाँ कब से लागू हुआ है, तो मतलब पहला पॉइंट ये रहता है कि इस एक्ट का नाम SC/ST एक्ट, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब एट्रोसिटीज़ एंड प्रिवेंशन एक्ट 1989 है, ठीक है। दूसरा होल ऑफ इंडिया पे अप्लाई होता है, तीसरा कब से ये कमेंस हुआ है। दूसरा उसमें आती है डेफिनेशन, सेक्शन नंबर 2 में आती है डेफिनेशन। पहली डेफिनेशन है ए में एट्रोसिटी। तो जो सेक्शन नंबर 3 में जो लिस्ट दी गई है वो लिस्ट में जो भी टाइप्स की एट्रोसिटीज़ बोली गई हैं वो एट्रोसिटीज़ विद इन दिस एक्ट है, ठीक है। बी में आती है कोड, ठीक है। अभी हमने जब पढ़ा है तो इसमें लिखा है SC/ST एक्ट, तो ये तो एक्ट है। अगर इस पूरे एक्ट में कहीं भी कोड का यूज़ हो रहा है तो उसका मतलब है CRP से, क्योंकि क्रिमिनल ऑफेंस है। तो क्रिमिनल ऑफेंस के लिए यहाँ पर जो कोड वर्ड यूज़ हुआ क्या है, CRP से। अब BA जो है वो नहीं है, यहाँ पे जो है वो B से शुरू हो रहा है, ठीक है। B में है डिपेंडेंट, BC में देखो C और E एक जैसा दिख रहा है, तो इकोनॉमिक बॉयकॉट। D के बाद में आता है E, तो है एक्सक्लूसिव स्पेशल कोड। E के बाद में आता है F, फॉरेस्ट राइट। F से आता है FM, मैनुअल स्कार्वेंजर। GP, तो G में पब्लिक सर्वेंट। एक बार हम देखें, देखो BP, B से क्या है, B और D एक जैसा दिखता है, डिपेंडेंट। BC, C और E एक जैसा दिखता है, तो E से क्या आ जाता है, इकोनॉमिक बॉयकॉट। D के बाद में आता है E, एक्सक्लूसिव स्पेशल कोड। E के बाद में आता है F, फॉरेस्ट राइट्स।
एफ के बाद एफ से आता है एम, मैनुअल स्कारवेंजर। जी पी, पब्लिक सर्वेंट। ठीक है, तो ये होगी डेफिनेशन के हेडिंग्स लर्न हमें। ठीक है, अब डिपेंडेंट कौन कौन से होते हैं? स्पाउस, खुद के साथ में स्पाउस, ऊपर वाली पीढ़ी पेरेंट्स, स्पाउस ऊपर वाली पीढ़ी पेरेंट्स, नीचे वाली पीढ़ी चिल्ड्रन, और साथ में ब्रदर एंड सिस्टर भी, वो जो कि डिपेंडेंट है सपोर्ट और मेंटेनेंस के लिए। ठीक है, इसके बाद में आते हैं हम इकोनॉमिक बॉयकॉट। इकोनॉमिक बॉयकॉट जो है वो बेसिकली है कि काम नहीं करने देना, वर्क फॉर हायर नहीं करने देना या बिजनेस नहीं करने देना। दूसरा, अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है उनको डिनाई कर देना। तीसरा, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस ना करना देना। और चौथा है प्रोफेशनल या फिर बिजनेस एक्टिविटीज़ को करने से रिफ्यूज़ल कर देना। पहला, वर्क फॉर हायर एंड बिजनेस करने से मना। दूसरा, डिनाई फॉर अपॉर्चुनिटी। तीसरा, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस को करने से डिनाई कर देना। फोर्थ, प्रोफेशनल एंड बिजनेस को करने से डिनाई कर देना। ये होता है इकोनॉमिक बॉयकॉट। नेक्स्ट, बी डी में एक्सक्लूसिव स्पेशल कोड। तो जो सेक्शन नंबर 14 में स्पेशल कोड, एक्सक्लूसिव स्पेशल कोड बोली गई हैं वो ही इस कैटेगरी में आती है। नेक्स्ट, फॉरेस्ट राइट से हेडिंग करनी है। मैनुअल स्कारवेंजर 21G और मैनुअल स्कारवेंजर एक्ट से जो है, जो उसमें डिफाइंड है वही यहाँ पर है। पब्लिक सर्वेंट जो कि आईपीसी या अदर लॉ में डिफाइंड होंगे, वो सारे पब्लिक सर्वेंट यहाँ पर पब्लिक सर्वेंट माने जाएंगे। आगे अब सी देखो, सी एस टी, तो हमने पढ़ा है कि आर्टिकल 366, 24 एंड 25 में जिसे SC/ST बताया गया है। डी, अब DSP, ठीक है, DSP ESP, ठीक है, तो DSP, डी में आता है स्पेशल कोर्ट, ई में आता है स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर। तो स्पेशल कोर्ट कोर्ट ऑफ सेशन है, यहाँ की स्पेशल कोर्ट है कोर्ट ऑफ सेशन। ठीक है, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर कौन है ये डिफाइन करा है, ये इसके बारे में बताया है सेक्शन नंबर 15 में। ठीक है, कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर जिसको कि सेक्शन नंबर 14 में बताया गया, या ऐसा एडवोकेट जो कि 7 साल से काम कर रहा हो और वो एज अ स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट हुआ हो वो। ठीक है, अब बी ए की कोई डेफिनेशन नहीं थी, ऐसे ही ई ए की डेफिनेशन नहीं करनी। हाँ, जो भी इसमें अमेंडमेंट है, जैसे बी सी, बी डी, बी ई, बी एफ, बी जी, ये जो है वो जो 2016 वाला, मतलब जो 2015 में अमेंडमेंट आया था 2016 से लागू हुआ था, वो वाले अमेंडमेंट की बात हुई। ऐसे यहाँ पर जो ई बी, ई सी, ई डी, ये जो अमेंडमेंट है ये भी 2016 वाले अमेंडमेंट है। ठीक है, अब हम आते हैं ई बी में। देखो, बी एस सी, ठीक है, BSC, तो ऐसा हमको लर्न करना है। EB में क्या है? सोशल बाइकआउट मतलब कस्टमरी एक्टिविटीज़ करने से रोकना, और सोशल एक्टिविटी करने से रोकना मतलब एब्सटेंड कर देना। ठीक है, CV हमें पता है CV होता है। ठीक है, तो EC में क्या है? विक्टिम कौन होता है? जो कि SC/ST हो, प्लस जिसने सफ़र किया हो या फिर एक्सपीरियंस किया हो। क्या? PPP फिजिकल, साइकोलॉजिकल, प्रॉपर्टी, मेंटल, मॉनेटरी, इमोशनल। फिर से देखते हैं, PPPMME फिजिकल, साइकोलॉजिकल, प्रॉपर्टी, मेंटल, मॉनेटरी, इमोशनल। ठीक है, इस तरीके की कोई भी चीज़ों को एक्सपीरियंस किया है या फिर सफ़र किया है वो आते हैं। प्लस इसके अंदर विक्टिम खुद, मतलब वो व्यक्ति खुद तो होता ही होता है, उसके रिलेटिव, उसके लीगल गार्जियन, लीगल हायर भी विक्टिम्स हो सकते हैं। तो विक्टिम डेफिनेशन में 3 बातें याद रखनी है। पहला कि SC/ST होना चाहिए। दूसरा, उसने सफ़र एक्सपीरियंस किया हो, PPPMME। तीसरा, वो रिलेटिव, लीगल हायर और लीगल गार्जियंस भी हो सकते हैं। नेक्स्ट, डी में आता है विटनेस। ठीक है, अब विटनेस के लिए हमें 3 बातें इसमें बिलोंग करनी है। पहला, जिसको कि जो फैक्ट से क्विंटेड हो। दूसरा, इन्फॉर्मेशन हो। तीसरा, जिसको नॉलेज।
एक्वेंटेड इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज हो, प्लस उसको रिक्वायर्ड किया गया हो कोई इन्फॉर्मेशन देने के लिए या फिर कोई डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। और ये विक्टिम खुद भी, मतलब विक्टिम कैन बी अ विटनेस, ठीक है। तो पहला क्या, एक्वेंटेड हो, इन्फॉर्मेशन हो या नॉलेज हो, प्लस उसको रिक्वायर्ड करा गया हो कि वो कोई आकर के इन्फॉर्मेशन दे या फिर डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करे। थर्ड केस में विक्टिम को भी इंक्लूड किया गया है, ठीक। इसके बाद में एफ में बोला गया है कि यदि कोई डेफिनेशन इस एक्ट में नहीं दी हुई है तो हम अब एफ से फर्दर, एफ फॉर फर्दर, तो फर्दर किस एक्ट को रेफर करना है, तो आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस। यदि कोई वर्ड यहाँ पे डिफाइन नहीं है तो इन तीनों एक्ट में से उसका डेफिनेशन को लिया जा सकता है। तो ये हो गया चैप्टर 1 प्रिलिमिनरी। नाउ चैप्टर 2 जो है ये ऑफेंसेस से रिलेटेड है। इसमें फर्स्ट में जो है वो 29 ऑफेंसेस दिए हुए हैं, फिर सेकंड में ये 7-8 तरीके के ऑफेंसेस हैं जो इसमें बताए हैं, ठीक है। तो कितने ऑफेंसेस हो गए हैं इसमें, 29 प्लस 8, ठीक है। ये है सेक्शन नंबर 3 में डिफाइंड। इसके बाद में सेक्शन नंबर 4 में भी डिफाइंड है, लेकिन ये पब्लिक सर्वेंट ने यदि कुछ नेगलेक्ट किया है तो उसके लिए पनिशमेंट है। 5 में इन्हांस्ड पनिशमेंट फॉर सब्सिक्वेंट कन्वेंशन। 6 में है कि इस आईपीसी का एप्लीकेशन, मतलब आईपीसी के कौन कौन से सेक्शन का एप्लीकेशन यहाँ पर होगा। नेक्स्ट 7 में है फॉल फीचर ऑफ द प्रॉपर्टी। 8 में है प्रिजम्पशन। 9 में है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो स्पेशल पब्लिक ऑफिशियल को अपॉइंट कर सकते हैं। तो जो चैप्टर नंबर 2 है ये हम बाद में पढ़ेंगे, हम पहले चैप्टर नंबर 3, 4 और 4A पढ़ लेते हैं, ठीक है। चैप्टर नंबर 3 जो है वो है एक्सटर्नमेंट का, ठीक है। तो सेक्शन नंबर 10 से शुरू होता है ये, और कहाँ तक जाता है ये, 10, 11, 12, 13 तक, ठीक है। अब सेक्शन नंबर 10 में क्या है, रिमूवल ऑफ पर्सन लाइकली टू कमिट ऑफेंस। यदि ऐसी आशंका है कि कोई व्यक्ति जो है वो ऑफेंस जो है वो कमिट करने वाला है, ठीक है, यदि कोई व्यक्ति ऑफेंस कमिट करने वाला है तो उसको रिमूव कर दिया जाता है। स्पेशल कोर्ट कौन सी है यहाँ पे, कोर्ट ऑफ सेशन को यदि, मतलब सेशन कोर्ट को यदि ये सेटिस्फाई हो जाता है, कैसे सेटिस्फाई हो जाता है, किसी कंप्लेंट के थ्रू या पुलिस रिपोर्ट के थ्रू कि कोई व्यक्ति जो है वो कोई ऑफेंस करने वाला है, ठीक है, तो वो एक ऑर्डर लिखेगा, स्पेशल कोर्ट जो है एक ऑर्डर लिखेगा, ऑर्डर इन राइटिंग उस व्यक्ति को डायरेक्ट करेगा कि वो खुद वहाँ से हट जाए, प्लस वो कुछ स्पेसिफाइड पीरियड तक उस जगह पे एंटर ना करे, लेकिन वो पीरियड जो है वो 3 महीने से ज़्यादा का नहीं हो सकता है। इसमें भी 2016 में है जो एक अमेंडमेंट हुआ है, ठीक है। पहले था 2 महीने, अब क्या हो गया 3 महीने, पहले था 2 महीने, ठीक है। तो सेक्शन नंबर 10 में क्या बोला गया है कि अगर कोर्ट ऑफ सेशन मतलब स्पेशल कोर्ट यदि सेटिस्फाई हो जाती है कंप्लेन या फिर पुलिस रिपोर्ट से कि कोई व्यक्ति जो है वो कोई ऑफेंस करने वाला है, कोई ऑफेंस मतलब जो एस में डिफाइंड है, इस एक्ट में डिफाइंड वो ऑफेंस करने वाला है, तो स्पेशल कोर्ट एक ऑर्डर इन राइटिंग देगा और उस व्यक्ति को डायरेक्ट करेगा कि वो खुद को वहाँ से रिमूव कर ले, प्लस इतने स्पेसिफाइड टाइम तक के लिए उस एरिया में ना आए। लेकिन वो स्पेसिफाइड पीरियड कितना हो सकता है, एट प्रेजेंट वो 3 मंथ है, लेकिन 2016 के अमेंडमेंट के पहले जो था वो 2 महीने था, ठीक है। तो 3 महीने तक वो व्यक्ति उस जगह पे एंटर नहीं हो सकता मैक्सिमम। नेक्स्ट, कम्युनिकेट दैट पर्सन हिज ग्राउंड्स ऑफ रिमूवल। अब उस व्यक्ति को उस जगह से हटने के लिए बोला जा रहा है तो उस व्यक्ति को उसके ग्राउंड्स भी बताए जाएंगे, 2 में बोला है। थर्ड, स्पेशल कोर्ट में रिवोक और मॉडिफाई ऑर्डर। अब जैसे ही यहाँ पे उसने स्पेशल कोर्ट है जो उन्होंने ऑर्डर दे दिए हैं, अगर वो रिवोक या मॉडिफाई करना चाहते हैं अपने ऑर्डर को, तो डेट ऑफ ऑर्डर से 30 दिन के अंदर अंदर स्पेशल कोर्ट जो है उस ऑर्डर को रिवोक या मॉडिफाई कर सकता है। 10(1) रिमूवल की बात कर रहा है, 3 महीने मैक्सिमम। दूसरा, उस व्यक्ति को ग्राउंड्स बताने का। तीसरा, ऑर्डर को रिवोक या फिर मॉडिफाई करने का ऑर्डर से 30 दिन के अंदर अंदर।
अब सेक्शन नंबर 11, इफ़ ही फेल्स टू रिमूव हिमसेल्फ, अब कोर्ट ने तो ऑर्डर दे दिया, अब या तो वो व्यक्ति उस ऑर्डर का पालन करेगा या नहीं करेगा। तो ऑर्डर में क्या है, 2 चीज़ लिखी हुई है, ठीक है। अभी हमने ऊपर पढ़ा था ऑर्डर में 2 चीज़ लिखी हुई है, पहला कि रिमूव करेगा अपने आप को, दूसरा नॉट रिटर्न, ठीक है। तो अब वो व्यक्ति क्या कर सकता है, या तो वो अपने आप को रिमूव करने में फेल हो जाए, या फिर वो रिमूव तो कर देता है लेकिन वो फिर से री एंटर हो जाता है उसको जितना पीरियड बताया उस पीरियड के पहले, ठीक है। इन दोनों में से अगर उसने कोई भी चीज़ करी है तो स्पेशल कोर्ट ऑर्डर देगा उस व्यक्ति को अरेस्ट करने के। अब वो खुद तो जा नहीं रहा, पहले तो उस व्यक्ति को खुद ही बोला कि तुम खुद ही चले जाओ। अगर वो व्यक्ति खुद नहीं जा रहा है तो कोर्ट क्या करेगी, उसको अरेस्ट करने का ऑर्डर दे देगी, प्लस रिमूव इन पुलिस कस्टडी, ठीक है। अरेस्ट करेगा, देखो वहाँ पे बोला था रिमूव करेगा, वो व्यक्ति अपने आप को रिमूव करेगा, उस जगह पे एंटर नहीं होगा। यहाँ पे क्या बोला है कि पुलिस ऑफिसर जो उसको अरेस्ट करेगी और अब पुलिस ऑफिसर उसको जो है वो रिमूव करेगी अपनी पुलिस कस्टडी में, ठीक है, उस एरिया के बाहर कहीं पर भी। अब वो व्यक्ति जो है वो पुलिस कस्टडी में चले जाएगा। नेक्स्ट, ये तो फन में हो गया। 2 में स्पेशल कोर्ट टेम्प्रेरी पीरियड के लिए रिटर्न होने की परमिशन दे सकती है। 3rd, जैसे वहाँ पर 3rd वाले पॉइंट में था कि अपने ऑर्डर को रिवोक या मॉडिफाई कर सकते, तो यहाँ पे सिर्फ रिवोक है, ठीक है। 11 में क्या क्या पॉइंट है, पहला यदि वो व्यक्ति खुद ही रिमूव नहीं होता है या फिर गिवन पीरियड ऑफ टाइम के पहले रिटर्न आ जाता है तो स्पेशल कोर्ट जो है वो ऑर्डर देकर उसको अरेस्ट करवाएगी, प्लस उस व्यक्ति को रिमूव करेगी पुलिस कस्टडी में आउटसाइड दैट एरिया। दूसरा, स्पेशल कोर्ट क्या करेगी, उसको टेम्प्रेरी पीरियड के लिए उस एरिया में आने के लिए परमिशन दे सकती है। तीसरा, स्पेशल कोर्ट जो है अपने इस ऑर्डर को कभी भी रिवोक कर सकती है, ठीक है। 10 में क्या था, पहला कि उस व्यक्ति को ये स्पेशल कोर्ट को यदि ऐसा लगता है कि कोई व्यक्ति ऑफेंस करने वाला है तो क्या कैसे पता लगेगा, या तो कंप्लेंट से या फिर पुलिस रिपोर्ट से। तो एक ऑर्डर इन राइटिंग देगी उस व्यक्ति को कि वो खुद को रिमूव कर ले, प्लस उस एरिया में कब एंटर ना हो। मैक्सिमम पीरियड 3 में 2016 के अमेंडमेंट के पहले 2 महीने, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, जो स्पेशल कोर्ट है वो इन ग्राउंड्स को उस व्यक्ति को कम्युनिकेट करेगी। तीसरा, अगर स्पेशल कोर्ट को अपने इस ऑर्डर को रिवोक या मॉडिफाई करना है तो वो डेट ऑफ ऑर्डर से 30 दिन के अंदर कभी भी कर सकती है। सेक्शन नंबर 11, यदि वो व्यक्ति अपने आप को रिमूव नहीं करता है या फिर गिवन पीरियड ऑफ टाइम के पहले ही अपने आप को री एंटर कर लेता है उस जगह पर, तो स्पेशल कोर्ट ऑर्डर देगी उसको अरेस्ट करने के, प्लस पुलिस कस्टडी में उसको रिमूव करने के उस एरिया के बाहर। 3rd, अगर स्पेशल कोर्ट को अपने इस ऑर्डर को रिवोक करना है तो वो किसी भी पीरियड ऑफ टाइम पर रिवोक कर सकते हैं, यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है। 12, सेक्शन 10 वाले पर्सन का मेजरमेंट एंड फोटोग्राफ लेना होता है, ठीक है। सेक्शन नंबर 12 में बोला है कि वो जो जिस पर्सन को रिमूव करने के ऑर्डर दिए गए हैं उसका मेजरमेंट एंड फोटोग्राफ ले, क्योंकि उस व्यक्ति को उस जगह से हटाया जा रहा है तो अब उसका फ़ोटो तो होना चाहिए ना, कि यदि वो व्यक्ति आ जाएगा तो पता कैसे लगेगा, तो कोई व्यक्ति बताएगा तो उसका फ़ोटो और मेजरमेंट लिया जाता है 12 में, ठीक है। ये अब कोई भी तो ले नहीं सकता है तो पुलिस ऑफिसर लेगी, ठीक है, पुलिस ऑफिसर लेगी। दूसरा, इफ़ ही रेसिस्ट और रिफ्यूज़ लॉफुल यूज़ ऑफ, यदि वो अपना मेजरमेंट और फोटोग्राफ लेने के लिए या तो रेसिस्ट करता है या फिर रिफ्यूज़ करता है तो पुलिस वाले क्या करेंगे, फोर्स यूज़ करेंगे। कैसा फोर्स यूज़ कर सकते हैं, लॉफुल यूज़ ऑफ ऑल नेसेसरी मीन्स, लॉफुल तरीके से सारी तरीका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। प्लस अब वो पुलिस ऑफिसर को अपनी लीगल ड्यूटी करने से रोक रहा है तो ये IPC 186 का ऑफेंस हो जाएगा, ठीक है। थर्ड नहीं करना है, इसमें 4th, यदि ऑर्डर रिवोक किया था, अब यहाँ पे ये जो ऑर्डर दिया गया है ऊपर सेक्शन नंबर 10 में या सेक्शन नंबर 11 में जो ऑर्डर दिया है, ठीक है, नहीं सिर्फ सेक्शन नंबर 10, सेक्शन नंबर 10 में यदि जो ऑर्डर दिया गया उसको रिमूवल का और री एंटर ना होने का, यदि वो ऑर्डर ही वापस ले लिया जाता है तो अब इस फोटोग्राफ और इस मेजरमेंट का कोई काम ही नहीं है, तो या तो उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे या उसी व्यक्ति को वापस रिटर्न कर देंगे उसके डिटेल्स। तो सेक्शन नंबर 12 में क्या क्या हो गया, पहला
कि जो सेक्शन नंबर 10 में वो जो पर्सन है उसका मेजरमेंट ऑफ फोटोग्राफ लिया जाएगा। कौन लेगा? पब्लिक सर्वेंट। दूसरा, यदि वो व्यक्ति जो है वो रेसिस्ट कर रहा है या फिर रिफ्यूज़ कर रहा है अपना मेजरमेंट या फोटोग्राफ देने से, तो पुलिस क्या कर सकती है? लॉफुल यूज़ ऑफ ऑल नेसेसरी मीन्स। ठीक है, ऐसा करा है उसने तो पब्लिक सर्वेंट को अपना जो उसका काम है उसको करने में बाधा पहुंचाएगी, इसलिए 186 IPC का ऑफेंस है। ये सेकंड हो गया। थर्ड नहीं है, फोर्थ वाला। फोर्थ में यदि बोला है यदि उस व्यक्ति को रिफ्यूज़ करा है, मतलब उस व्यक्ति को उस एरिया में आने से मना करा है री एंट्री के लिए, या उसको वहाँ से निकलने का ऑर्डर दिया है, उस ऑर्डर को यदि रिवोक कर दिया जाता है तो या तो उसकी जो इन्फॉर्मेशन है जो है वो मेजरमेंट और फोटोग्राफ या तो उस व्यक्ति को रिटर्न कर दिए जाएंगे या फिर उनको डिस्ट्रॉय कर देंगे। सेक्शन नंबर 13। अब ऐसा कोई लीगल काम जो लॉ में लिखा है, यदि वो व्यक्ति कोई वो काम नहीं करता है तो ऑब्वियसली उसको पनिशमेंट मिलनी चाहिए। तो यहाँ पे जो पनिशमेंट दी गई है वो दी है 1 साल प्लस फाइन। सेक्शन 13 में पनिशमेंट जो बताई है वो है 1 साल एंड फाइन। ठीक है, तो अब हम इस चैप्टर को एक बार और रिवाइज कर लेते हैं शॉर्ट में एकदम। चैप्टर 3 जो है वो है एक्सटोनमेंट। ठीक है, सेक्शन 10 में रिमूवल की बात करी गई है जो है 3 महीने, और इसका रिवोकेशन 30 दिन के अंदर कर सकते हैं। 11 में यदि वह व्यक्ति ऐसा नहीं करता है तो अरेस्ट और रिमूवल के ऑर्डर दे दिए जाएंगे। और टेम्परेरी परमिशन को दे सकते हैं कि तुम आ सकते हो उस एरिया में। ठीक है, इस ऑर्डर को भी कभी भी रिवोक कर सकते हैं। अब कैसे पता लगेगा कि ये वही व्यक्ति है कि नहीं? तो उसका मेजरमेंट एंड फोटोग्राफ लिया जाता है। ठीक है, अगर वो नहीं रिफ्यूज़ करता है या रेसिस्ट करता है तो ये एक ऑफेंस बन जाएगा 186 का। ठीक है, अगर ये ऑर्डर जो है वो रिवोक हो जाता है तो या तो उस इंफॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर देंगे या उसको रिटर्न कर देंगे। इस चैप्टर में जो काम करने के लिए बोला गया है, ठीक है, यदि वो काम नहीं करता, मतलब जो सेक्शन 10 वाले काम करने के लिए बोला था और वो व्यक्ति अगर वो काम नहीं करता है तो उस पर पेनल्टी लगेगी 1 साल प्लस फाइन। अब चैप्टर नंबर 4 में है सेक्शन 14, 14A एंड 15। 14 देखो, 14(1) में है एक्सक्लूसिव स्पेशल कोड, और सेकंड में नहीं है, सेकंड पैराग्राफ में उसी के, मतलब सेक्शन 14 के 1 में ही एक्सक्लूसिव स्पेशल कोड है और स्पेशल कोड भी है। ठीक है, अब एक्सक्लूसिव स्पेशल कोड और स्पेशल कोड बनती क्यों है? तो एक्सक्लूसिव स्पेशल कोड क्यों बनती है? स्पीडी ट्रायल के लिए, SC ST के जो लोगों के अगेंस्ट में ऑफेंसेस हो रहे थे, क्योंकि ये प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर बना हुआ है, तो इनके लिए क्या करना था? हमको स्पीडी ट्रायल करनी थी क्योंकि ऑफेंसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। तो स्पीडी ट्रायल करने के लिए हमने एक्सक्लूसिवली ही एक स्पेशल कोड बना दी थी। लेकिन क्या था कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में इतने ऑफेंसेस नहीं हो रहे थे कि आप एक स्पेशल कोड बना करके एक पूरा डेजिग्नेशन बनाए, पूरा कोड रूम एंड सारी चीज़ें फैसिलिटी दी जाए। ठीक है, तो जहाँ पे नंबर ऑफ़ केसेस डिस्ट्रिक्ट में कम थे वहाँ पे स्पेशल कोड बना दी गई थी, मतलब कोर्ट ऑफ सेशन को ही वो पावर दे दी थी। ठीक है, एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट मतलब एक अलग से जज को बैठाया हुआ था स्पीडी ट्रायल के लिए। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव समझ आया? एक्सक्लूसिव स्पेशल कोड क्यों बना है और स्पेशल कोड क्यों बना है? काम दोनों का सेम है, ठीक है, पावर दोनों को सेम है, लेकिन एक्सक्लूसिव स्पेशल कोड इसीलिए बनी थी ताकि जो नंबर ऑफ़ केसेस हैं वो ज़्यादा है, स्पीडी ट्रायल हो पाए। स्पेशल कोर्ट इसीलिए स्पेशल कोर्ट ऑफ सेशन को ही स्पेशल कोर्ट बोल दिया गया था क्योंकि डिस्ट्रिक्ट में जो केसेस हैं वो कम थे। कौन स्टैब्लिश करता है? तो स्टेट गवर्नमेंट। देखो यहाँ पर हम डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहे थे ना, डिस्ट्रिक्ट वाइज देखा जाता है, तो यहाँ पे कौन है? स्टेट गवर्नमेंट विथ कॉन्करेंस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट की बात है छोटे लेवल पे देखा जा रहा है तो स्टेट गवर्नमेंट और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस यहाँ पे विथ कंसल्टेशन नहीं है, कंसल्टेशन वर्ड यहाँ पे यूज़ नहीं किया गया है, यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है विथ कॉन्करेंस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। यहाँ पर भी वही है, कैसे? ऑफिशियल नोटिफिकेशन। ठीक है, कहाँ पर? ठीक है, यहाँ पे क्या? एस्टैब्लिश इन 1 और मोर डिस्ट्रिक्ट, क्योंकि केसेस ज़्यादा हैं
ठीक है, डिस्ट्रिक्ट में केसेस ज़्यादा हैं तो एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट जो है वो एक या एक से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट में हो सकती हैं। और यहाँ पे क्या है, सिर्फ कोर्ट ऑफ सेशन को ही पावर है। क्या पावर है कि वो डायरेक्टली कॉग्निजेंस ले सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं 14 के 1 में एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट और स्पेशल कोर्ट के बारे में बोला गया है। ठीक है, एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट क्यों बनी है, स्पीडी ट्रायल के लिए, और स्पेशल कोर्ट क्यों बनी है, क्योंकि नंबर ऑफ केसेस जो है वो डिस्ट्रिक्ट में कम थे। अब स्टैब्लिश कौन करता है, स्टेट गवर्नमेंट विथ कॉन्करेंस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। कैसे, ऑफिशियल नोटिफिकेशन के थ्रू। कहाँ पर होती है, तो एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट जो है एक या एक से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट से मिल करके होती है, जबकि स्पेशल कोर्ट जो है वो कोर्ट ऑफ सेशन को ही पावर दी गई है। अब ये ऐसी कोर्ट बनाई क्यों गई है, इनको क्या पावर है, ये पावर है कि ये डायरेक्टली दोनों के दोनों जो हैं वो डायरेक्टली कॉग्निजेंस ले सकते हैं। ठीक है, ये हो गया 14(1). 14(2), स्टेट गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि एडिक्वेट नंबर की कोर्ट बनाए ताकि 2 महीने के अंदर जो केस है वो डिस्पोज ऑफ हो सके। ठीक है, यहाँ पे स्पीडी ट्रायल करने का जो ऑब्जेक्टिव है वो स्पीडी ट्रायल कितना स्पीडी होना चाहिए, तो मैक्सिमम 2 मंथ। ठीक है, तो अभी स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इतने नंबर ऑफ कोर्ट्स को फॉर्मुलेट करे कि 2 महीने के अंदर एक केस जो है वो कंप्लीट हो जाए। ठीक है, अब केस जल्दी ख़त्म करना है, तो क्या होगा, डे टू डे बेसिस पर कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है, जब तक कि विटनेस एंड अटेंडेंस एग्जामिन ना हो जाए। अब पूरा केस तो डे टू डे बेसिस पे नहीं चल सकता है, लेकिन जितने भी विटनेसेस प्रेजेंट है जब तक उन सारे विटनेसेस को एग्जामिन ना कर लिया जाए तब तक तो डे टू डे बेसिस पर ही चलाना है। लेकिन किसी कारण से यदि उस मतलब डे टू डे बेसिस पे नहीं हो रहा, फर्दर कोई डेट देनी है तो उसको रीज़न रिकॉर्ड करना पड़ेगा उस जज को राइटिंग में। ठीक है, पूरा केस विद इन 2 मंथ फ्रॉम डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ चार्ज शीट कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है, हमने क्या बोला कि हमें 2 महीने में कंप्लीट हो जाना चाहिए, तो 2 महीने कब से, फ्रॉम डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ द चार्ज शीट। ठीक है, 14(1) में कोर्ट के बारे में बोला है, 14(2) में बोला कि स्टेट गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि इतने कोर्ट्स बनाए कि 2 महीने में केस जो है वो डिस्पोज ऑफ हो जाए। ठीक है, तीसरे में ये बात बोली है कि स्पीडी ट्रायल का कंसेप्ट जो है वो इसीलिए दिया है इसीलिए विटनेस इन अटेंडेंस जब तक एग्जामिन ना हो जाए तब तक डे टू डे बेसिस पे चले जाए। किसी कारण से यदि फर्दर डेट देनी है तो रिकॉर्ड कर लें रीज़न इन राइटिंग। ठीक है, 4 पॉइंट में ये बोला है कि 2 महीने में किसी डिस्पोज ऑफ हो जाना चाहिए, 2 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ द चार्ज शीट। ठीक है, अब 14(a) है मतलब क्या है, कोई ना कोई अमेंडमेंट हुआ होगा। ए फॉर अपील 14(a) में जो है वो अपील की बात करी है, 2016 का अमेंडमेंट। हम अभी आगे पढ़ेंगे, सिर्फ एक ही सेक्शन ऐसा है जो 2018 में अमेंडमेंट हुआ है, बाकी जितने भी सेक्शन हैं वो सारे के सारे जो है वो 2016 का अमेंडमेंट है। 26 जनवरी 2016 से अमेंडमेंट आया, 15 में था, लागू हुआ है 26 जनवरी 2016 से। ठीक है, अब अपील, यहाँ पे जो अपील होती है वो जजमेंट, सेंटेंस और ऑर्डर की होती है। इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर की अपील नहीं हो सकती। ठीक है, जजमेंट, सेंटेंस और ऑर्डर की अपील हो सकती है, इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर की अपील नहीं होती है। ठीक है, अब सीपीसी में हमने पढ़ा है कि सिर्फ जो अपील होती है वो सिर्फ फैक्ट की अपील होती है। यहाँ पर फैक्ट और लॉ दोनों की अपील होती है, और अपील होगी कहाँ, हाई कोर्ट, क्योंकि यहाँ पे स्पेशल कोर्ट कहाँ का है, डिस्ट्रिक्ट का है, कोर्ट ऑफ सेशन है ना स्पेशल कोर्ट, तो डिस्ट्रिक्ट का है, तो इसकी अपील कहाँ होगी, हाई। लॉ और फैक्ट दोनों के बेसिस पे हो सकती है, जजमेंट, सेंटेंस और ऑर्डर के ऊपर होती है, इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर पे नहीं होती है। ठीक है, ग्रांटिंग एंड रिफ्यूजिंग बेल। ठीक है, भले ही सेक्शन 378(3) जो अपील का सेक्शन है CRPC का, ठीक है, 378(3) में कुछ भी कहा गया, यहाँ पे बेल देना या रिफ्यूज़ करना ये दोनों ही पावर हाई कोर्ट को दी हुई है। ठीक है, थर्ड, पीरियड ऑफ अपील 90 डेज़ का है, लेकिन अगर कोर्ट चाहे तो इसको फर्दर एक्सटेंड कर सकती है यदि कोई सफिशिएंट कॉज हो, लेकिन मैक्सिमम कितना 180 डेज तक
अपील पीरियड 90 to 180 डेज़ के बीच में वेरी करता है, ठीक है। 14A में अपील है। पहली बात क्या बोली है, जजमेंट, सेंटेंस और ऑर्डर की अपील हो सकती है, इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर की अपील नहीं हो सकती। अपील कहाँ हो सकती है, हाई कोर्ट में, फैक्ट और लॉ दोनों के बेसिस पर। दूसरा 378(3) CRPC में भले कुछ भी लिखा हो, यहाँ पे हाई कोर्ट को ग्रांट और रिफ्यूज़ करना बेल को इसका पूरा राइट है। थर्ड, पीरियड ऑफ अपील कितना होगा, 90 डेज, लेकिन अगर सफिशिएंट कॉज दे दिया जाए तो उसको 180 डेज तक एक्सटेंड किया जा सकता है। नेक्स्ट 15, हमने जब डी और ई डेफिनेशन पढ़ी थी, 2D और 2E, इसमें क्या था, 2D में था स्पेशल कोर्ट और 2E में था स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो दोनों ही बातें सेक्शन नंबर 15 में दी हुई है। सेक्शन 15(1) में जो है वो स्पेशल कोर्ट है और 2 में एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट, ठीक है। हाँ, यहाँ पे जो सेक्शन नंबर 15 है इसमें स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर और एक्सक्लूसिव पब्लिक प्रोसिक्यूटर के बारे में बताया। स्पेशल कोर्ट और एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट जो है वो सेक्शन नंबर 14 में है। स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर और एक्सक्लूसिव पब्लिक प्रोसिक्यूटर ये दोनों के दोनों जो है सेक्शन नंबर 15 में है, ठीक है। इनको कौन अपॉइंट करता है, स्टेट गवर्नमेंट। कोर्ट में कौन, स्टेट गवर्नमेंट विद कॉन्करेंस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। प्रोसिक्यूटर में सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट है, ठीक है। या तो ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर होगा या एक एडवोकेट होगा जो कि 7 साल से प्रैक्टिस कर रहा होगा, ठीक। तो ये हो गया चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट। हम आते 4A में। 4A में है सेक्शन नंबर 15A से लेकर के 23 तक पूरा, ठीक है। तो सेक्शन नंबर 15A क्या बताता है, ठीक है। ये पूरा चैप्टर भी एक अमेंडमेंट से जुड़ा हुआ है, दिख ही रहा है हमको कि ए लगा हुआ है, ठीक है। ए लगा हुआ है तो इसमें अमेंडमेंट हुआ है, तो अमेंडमेंट कब का हुआ है, 2016 का हुआ है। 15A में जो है वो विक्टिम्स, विटनेस और डिपेंडेंट के राइट्स हैं, ठीक है। विक्टिम की डेफिनेशन हमने कहाँ पढ़ी थी, EC में, C भी याद है। विटनेस की है ED में, डिपेंडेंट की है B में, ठीक है। तो डिपेंडेंट, विक्टिम और विटनेसेस के राइट्स के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो इनको वही है जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट है। राइट्स ऑफ विक्टिम, विटनेसेस और डिपेंडेंट के राइट्स को प्रोटेक्ट करने का काम जो है वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। नेक्स्ट 5, चैप्टर नंबर 5। अच्छा 4A में सिर्फ एक ही सेक्शन है, सेक्शन नंबर 15A। तो चैप्टर नंबर 5 जो है वो मिसलेनियस है, ओके। तो मतलब इसमें पूरे जो टोटल चैप्टर है वो 4A तक नहीं है, वो 5 तक है। चैप्टर 5 जो है वो मिसलेनियस है, ओके। मतलब हमने स्टार्टिंग में जो है वो गलती कर दी है। हमने पढ़ा था एक्ट नंबर 33 है, ठीक है। सेक्शन इसमें 23 है, शेड्यूल इसमें जो है 1 है और चैप्टर इसमें 5 है, 5 चैप्टर्स है इसमें, ठीक है। सेक्शन नंबर 16 से लेकर के 23, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, तो 7 सेक्शंस इसके अंदर है, ठीक है। 16 में बोला पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट टू इम्पोज कलेक्टिव फाइन। पहली बात तो ये है कि हेडिंग पूछते हैं कि कौन से सेक्शन में है, तो सेक्शन नंबर 16। दूसरा, ये पावर है वो आई कहाँ से है, तो प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955 से। कलेक्टिव फाइन लगाने की पावर कहाँ से आई है, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 से। प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955 सेक्शन नंबर इस एक्ट का कौन सा है, 16। नेक्स्ट, अब इसमें जो भी प्रिवेंटिव एक्शन से लिए जाएंगे वो कौन ले सकता है, तो DM, SDM और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, ये 3 तो कंफर्म है। चौथा है पुलिस ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ DSP, ठीक है। तो 4 लोग कौन है, DM, SDM, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर जो कि DSP की पोस्ट से नीचे का ना हो। सेक्शन नंबर 17 में ये बात बोली है, ठीक है। ये लोग जो है वो प्रोटेक्टिव एक्शन ले सकते हैं। कहाँ पे ये प्रोटेक्टिव एक्शन जो है वो ले सकते हैं, किस जगह पर प्रोटेक्टिव एक्शन ले सकते हैं, तो एरिया प्रॉन टू एट्रोसिटीज़ वहाँ पर। नेक्स्ट सेक्शन नंबर 18,
सेक्शन नंबर 18 जो है वो थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि पूरे एक्ट में यहीं पर जो है वो केस लॉज दिए हुए हैं। सेक्शन नंबर 18 में जो है वो एंटीसिपेटरी बेल या प्री अरेस्ट बेल के बारे में बात करिए। इसके पहले हमने पढ़ा था 378 CRPC, 378 CRPC में बेल के प्रोविज़न हमने पढ़े थे अपील वाले सेक्शन में। ठीक है, अब हम यहाँ पे पढ़े सेक्शन नंबर 18 में 438 CRPC में जो है वो दिया हुआ है एंटीसिपेटरी बेल या प्री अरेस्ट बेल। ठीक है, तो यहाँ वो वाले सेक्शन अप्लाई नहीं होता है, मतलब SC/ST एक्ट में एंटीसिपेटरी बेल जो है वो नहीं मिलती है, वो एब्सोल्युटली बार्ड है। ठीक है, अब इसमें केस लॉज देख लेते हैं। पहला तो ये है कि सेक्शन नंबर 18 की वैलिडिटी का क्या है, क्योंकि एंटीसिपेटरी बेल मिलना तो एक राइट है व्यक्ति का। ठीक है, तो ये तो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड नहीं हो सकता है कि यदि कोई व्यक्ति अक्यूज, मतलब अभी तो सिर्फ आरोप लगा है, सिद्ध ही नहीं हुआ है, तो उसे तो बेल मिलना चाहिए, क्योंकि बेल जो है वो 2 तरीके से होती है। हमें ये चीज़ पता है, ऑफेंस जो है वो 2 तरीके का होता है, एक होता है बेलेबल, एक होता है नॉन बेलेबल। ऐसा नहीं है कि नॉन बेलेबल में बेल होती नहीं, यहाँ पे एज अ राइट क्लेम किया जाता है, जबकि यहाँ पे ये डिस्क्रिशन होता है कोर्ट का। लेकिन इस वाले सेक्शन में तो ये डिस्क्रिशन भी हटाई दिया और इसको क्या बोल दिया है, एब्सोल्युटली बार्ड बोल दिया गया है। ठीक है, तो इसकी कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिडिटी के लिए स्टेट ऑफ MP वर्सेस रामकृष्ण बालोतिया का केस आया था। स्टेट ऑफ MP वर्सेस रामकृष्ण बालोतिया। ठीक है, नेक्स्ट अभी हमने ऊपर पढ़ा था सुभाष काशीनाथ महाजन वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। ठीक है, एक केस MP का है, 2 केस महाराष्ट्र के। तो डॉक्टर सुभाष काशीनाथ महाजन वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में क्या बोला गया था, Supreme Court has laid that in absence of other independent offence calling for arrest in respect of offence under the Atrocities Act। तो हमने वहाँ पे कीवर्ड ढूंढा था, वहाँ पे था अरेस्ट। हमने अरेस्ट और मिसयूज ऑफ SC/ST 2 के लिए अलग पढ़ा था, तो एक हमको यहाँ पे वर्ड मिल गया अरेस्ट। ठीक है, नो अरेस्ट में भी इफेक्टिव, अरेस्ट की गाइडलाइन इसमें दी हुई है। इवन अक्यूज पर्सन इज अ पब्लिक सर्वेंट विदाउट रिटन परमिशन ऑफ द अपॉइंटिंग अथॉरिटी, एंड इफ सच पर्सन इज नॉट अ पब्लिक सर्वेंट विदाउट द रिटन परमिशन ऑफ सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। अब ये चीज़ भी पूछी जाती है, यदि कोई अक्यूज जो है वो पब्लिक सर्वेंट है और या वो पब्लिक सर्वेंट नहीं है, अगर वो पब्लिक सर्वेंट है तो उसकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी के रिटर्न परमिशन के बिना जो है उसको अरेस्ट नहीं कर सकते। पब्लिक सर्वेंट है तो जो रिटर्न परमिशन ऑफ उसको जिसने अपॉइंट किया है, ठीक है, अपॉइंटिंग अथॉरिटी के रिटर्न परमिशन के बिना नहीं कर सकते। लेकिन यदि वो पब्लिक सर्वेंट नहीं है तो रिटर्न परमिशन ऑफ सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट DSP की परमिशन लगेगी। DSP जैसा हमने और भी कुछ पढ़ा था अभी ऊपर सेक्शन नंबर 17 में, प्रिवेंटिव एक्शंस के लिए कौन ले सकता है प्रिवेंटिव एक्शन, DM, SDM, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और कोई भी पुलिस ऑफिसर जो DSP के रैंक से कम ना हो। ठीक है, अब हम दूसरी बार यहाँ पे DSP के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक, यदि कोई व्यक्ति को अरेस्ट करना है, वो पब्लिक सर्वेंट है, तो उसकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी की रिटर्न परमिशन लगेगी। यदि वो पब्लिक सर्वेंट नहीं है तो DSP की रिटर्न परमिशन लगेगी। ठीक है, ऐसा करने पर ही अरेस्ट हो सकता है, नहीं तो अरेस्ट नहीं हो सकता। ये किस में बोला है, सुभाष काशीनाथ महाजन वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। सेक्शन 18 की जो कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी है वो किस में है, स्टेट ऑफ MP वर्सेस रामकृष्ण बालोतिया। ठीक है, नेक्स्ट विलास पांडुरंगा पवार वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। विलास पांडुरंगा पवार वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। अब इसमें क्या बोला गया है, सुप्रीम कोर्ट हैज़ हेल्ड दैट सेक्शन 18 ऑफ द एक्ट क्रिएट अ पावर फॉर इन्वोकिंग सेक्शन 438 CRPC बट अ ड्यूटी is cast on the court to verify the affirmation of complaint and find out whether the office under section 3(1) of SC/ST Act has been prima facie made out or not।
मतलब यहाँ क्या बोला गया है कि 438 में तो एब्सोल्युटली बात कर ही दिया है एंटिसिपेटरी बेल के लिए, ठीक है। लेकिन एंटिसिपेटरी बेल को रिफ्यूज़ करने के पहले जो कोर्ट है वो एक बार इस चीज़ पर ध्यान दे दे कि क्या कोई ऑफेंस अंडर सेक्शन 3(1) बन भी रहा है कि नहीं। और यहाँ पे सिर्फ सेक्शन 3(1) बोला है, ठीक है। सेक्शन 3(1) का ऑफेंस है तो एक बार एंटिसिपेटरी बेल के जो है वो ग्राउंड्स बन सकते हैं। या अब यहाँ पर डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट आ गया है इस केस के बाद में। नेक्स्ट ये था 18। अब मैंने बोला था एक ही ऐसा सेक्शन है पूरे एक्ट में जिसको भी 2018 में अमेंड किया है, वो है सेक्शन 18A, ठीक है। इसमें बोला गया है कि FIR रजिस्ट्रेशन करने के लिए इंक्वायरी की ज़रूरत नहीं है और अरेस्ट के लिए अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। यही एक ऐसा सेक्शन है जो कि बहुत ख़तरनाक है। तो SC ST के लिए अगर FIR रजिस्टर करनी है तो उसके पहले प्री इंक्वायरी करने की ज़रूरत नहीं है और अरेस्ट के लिए प्री अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। प्लस इसमें 438 CRP से अप्लाई भी नहीं होता है। तो 438 CRP से अप्लाई नहीं होता है। ये कौन कौन से सेक्शन में है? सेक्शन 18 और 18A दोनों में है, ठीक है। 18A में क्या बोला गया है कि FIR रजिस्ट्रेशन करने के लिए इंक्वायरी की ज़रूरत नहीं है और अरेस्ट के अप्रूवल के लिए भी FIR की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब 18, ठीक है। तो ये ऐसे मैच करते हैं सेक्शन 19 और 18, ठीक है। सेक्शन 19 में बोला है कि 18 ईयर्स से ऊपर वाले लोगों को ही इस एक्ट में जो है वो लिया जाता है, ठीक है। इस एक्ट में सेक्शन 19 में बोला है कि 18 साल से ऊपर वाले व्यक्ति को ही ऑफेंडर मानेंगे। दूसरी बात, सेक्शन 360 ऑफ CRP से प्रोबेशन एक्ट अप्लाई नहीं होता है। दो बात बोली गई है कि 18 साल से ऊपर का व्यक्ति जो है, मतलब सेक्शन 19 में बेसिकली ये बात बोली गई है कि अक्यूज़ तो हो सकता है वो व्यक्ति, ठीक है। सेक्शन 19 में बोला कि अगर वो व्यक्ति 18 साल से ऊपर का है तो सेक्शन 360 एंड प्रोबेशन एक्ट अप्लाई नहीं होता है। 18 साल से ऊपर है तो 360 और CRP से एंड प्रोबेशन एक्ट अप्लाई नहीं होगा। नेक्स्ट सेक्शन 20 में बोला है कि ये ओवर राइडिंग इफेक्ट रखता है दूसरे लॉज के ऊपर, ठीक है। 2 जो है 20 जो है वो ओवर राइडिंग इफेक्ट के बारे में बताता है। 21 इसमें बोला है कि इस एक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट की कुछ ड्यूटीज़ हैं, लेकिन वो ड्यूटीज़ जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल्स के सब्जेक्ट में, ठीक है। तो एक बार हमें ये पता होना चाहिए कि इसमें क्या क्या ड्यूटीज़ हैं। तो लाइन वाइज नहीं भी हो चलेगा लेकिन ये है, इतना पता होना चाहिए, ठीक है। फैसिलिटी प्रोवाइड करना, लीगल एड प्रोवाइड करना, ट्रैवलिंग एंड मेंटेनेंस प्रोवाइड करना, इकोनॉमिक एंड सोशल रिहैबिलिटेशन करना, ठीक है। प्रोसिक्यूशन के ऊपर जो है वो सुपरविजन रखना, कमिटीज़ बनाना, पीरियोडिक सर्वे करना, ठीक है। वो जो एट्रोसिटी प्रॉन एरिया है उनको आइडेंटिफाई करना। तो 21 में जो है वो ड्यूटी है, ठीक है। तो अगर हम इसको ऐसे लर्न करें, 2 लगा करके पावरफुल कर दिया जाता है। 2 है मतलब पावरफुल है, 1 है मतलब लेस पावरफुल है। तो इसमें 2 गुनी शक्ति दे करके स्टेट गवर्नमेंट को ड्यूटीज़ बताई थी कि क्या क्या ड्यूटीज़ है, लेकिन उनको उनकी शक्ति 1 गुना कम कर दी। कैसे? स्टेट गवर्नमेंट के रूल्स के सब्जेक्ट करके। तो ऐसे हम 21 रख सकते हैं। नेक्स्ट 22 में बोला है प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन इन गुड फेथ, ठीक है। कोई प्रोटेक्शन एक्शन लिए जा सकते हैं गुड फेथ में सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, ऑफिसर या अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट या अदर पर्सन के द्वारा भी, ठीक है। क्या हो सकता है? कोई प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन, मतलब इन्होंने कुछ काम किया है, ठीक है, लेकिन वो गुड फेथ में किया है तो इनको सज़ा नहीं होगी। स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट, ऑफिसर ऑफ गवर्नमेंट और अदर पर्सन। जैसे कि एक मालिक है वो सर्वेंट की कास्ट के ऊपर गुड फेथ में कोई बोल देता है तो हम पर वर्ड क्या आ गया है? गुड फेथ। तो इसलिए उसको सज़ा नहीं होगी।
23 रूल मेकिंग पावर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को है। तो एक बार हम इसके सेक्शन 5 वाला जो है चैप्टर नंबर 5 इसके सेक्शन देख लेते हैं। कहाँ से शुरू हो रहा है? 15 तक तो 16 से। 16 में बात बोली गई है कलेक्टिव फाइन लगाने की पावर, ठीक है। 17 में वो 4 लोग, 18 में एंटीसिपेटरी बेल, 18A में वो रजिस्ट्रेशन और अरेस्ट के लिए कोई अप्रूवल की ज़रूरत नहीं। 19 में 18 साल से ऊपर का व्यक्ति है तो क्या होगा। 20 में ओवर राइडिंग इफेक्ट। 21 में स्टेट गवर्नमेंट की ड्यूटी बट सब्जेक्ट टू सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल। 22 में बोला गया है प्रोटेक्टिव एक्शंस कौन ले सकते हैं, और 23 में है रूल मेकिंग पावर। अब बस हमें कुछ रूल्स हैं इसके जो लर्न करने हैं, जो एक बार पढ़ने हैं बस, बाकी हमारा हो जाएगा। बस अब हमें अभी पनिशमेंट करनी है। पनिशमेंट वाला जो चैप्टर नंबर 2 है वो पूरा है, लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है, इसीलिए हम रूल्स और वो एक साथ में कर लेंगे।